पहला सत्र जो है हमारा वो व्योमेश भाई का है और काशी से आते हैं। काशी रत्न गर्भा है। हम हिंदी पट्टी के लिए, मैं हिंदुस्तान तो आता है, लेकिन साहित्य की, संस्कृति की, धर्म की, अध्यात्म की वो राजधानी है। और हिंदी की जो गंगा बही वो काशी से बही। वो हिंदी के भास्कर भारतेंदु की बात हो, जयशंकर की बात हो, प्रेमचंद, और उसके बाद एक लंबी परंपरा है जो काशीनाथ सिंह और आज के बहुत सारे लोगों तक आती है। संगीत के रत्नों से काशी भरी रही है, कलाकारों से भरी रही है। वो ना सिर्फ भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है, बल्कि साहित्य की मंदाकिनी गंगा वहीं से निकलती है। इसलिए हमने कहा कि हिंदी की बात हो तो बात पहले काशी से ही होनी चाहिए। इसलिए व्योमेश भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मंच पे आइए। आप सभी लोगों का इस कक्ष में स्वागत है। सबसे पहले तो स्पंदन समूह की ओर से और अंततः दुनिया की सबसे पुरानी जागती हुई बस्ती की तरफ से, जिसका नाम बनारस है। वो आत्मविश्वास, वो औद्धत्य कहीं पड़ा हुआ नहीं मिल गया था कबीर को। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागए अरु रोए। तो जागरण जो है वो अनादिकालीन है, जाग रहा है एक शहर। काशी का हिंदी से वही संबंध है, और मैं रूपकों में बात करूं तो आप लोग समझ लीजिएगा उसको घटा करके। काशी का हिंदी से वही संबंध है जो काशी का गंगा से है। काशी तीर्थ इसलिए है, या कोई भी स्थान तीर्थ इसलिए है कि वहाँ पानी है। पानी आप हटा दीजिए तो तीर्थ नहीं है। बनारस से गंगा जी को हटा दीजिए आप तो बनारस नहीं है। पंडा के मूर्ति होए बैठी, ज्यों तीरथ हूँ पानी। माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। माया जो है बड़ी भारी ठगिनी है, मैं जानता हूँ। केशव के यहाँ कमला होके बैठी है, शिव के यहाँ भवानी, पंडे के यहाँ मूरत और तीरथ में पानी। वही हैसियत है काशी में गंगा जी की, और उसी की समकक्षता में मैं रखना चाहता हूँ अपनी भाषा को। जैसे गंगा 300 नदियों की संज्ञा है, ये कहना कि वो कोई एकांत उपस्थिति है, ये सच नहीं है। गंगा माने चंबल, गंगा माने मंदाकिनी, गंगा माने अलकनंदा, गंगा माने शोण नद, गंगा माने गंडक। वैसे ही हिंदी माने ब्रज, हिंदी माने पिंगल, हिंदी माने अवधि, हिंदी माने बनारस वाली कागरू, काशिका। हिंदी माने देव भाषा संस्कृत, हिंदी माने बिल्कुल गालियों में रसी बसी हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक भद्दी सी चीज़, जिसमें से तमाम भद्दी भद्दी संततियां पैदा होती हैं, तमाम नाली के कीड़े, और अंततः अपने हिस्से का आत्मसंघर्ष करते हैं मेरी तरह। हम लोग गालियों से पैदा हुए हैं। हिंदी के अप्रतिम कवि विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है
कि बीच सड़क पर माँ या बहन की गाली दी गई और उसमें से एक व्यक्ति पैदा हो गया। रक्त बीज की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। उसका रक्त जैसे ही भूमि पर गिरता था उसमें से एक नया दैत्य खड़ा हो जाता था। तो गालियां कितनी भी बुरी हों वो अनिवार्य हैं, विवशताएं भी अनिवार्य हुआ करती हैं और वो दी जाती हैं। तो बनारस बहुत सारी अनिवार्य विवशताओं और बहुत सारे वरदानों के एक बहुत जटिल संपुंजन का नाम है और वहाँ पर हिंदी की उपस्थिति वैसी ही है जैसे गंगा जी की उपस्थिति। बहुत सारी नदियों को मिलाकर गंगा बनी है। भाषाओं के बहुत सारे रजिस्टर्स को एक में दफ्तरी ने मढ़ दिया है, वैसे हमारी हिंदी बनी है। और हिंदी तो ससुरी इतनी चालाक है कि जो 20वीं सदी में भाषा थी वो बोली हो गई, ब्रज भाषा, और 19वीं सदी में जो बोली थी खड़ी बोली वो भाषा बन गई। तो हिंदी की राजनीति जो है उसकी थाह लगा पाना असंभव है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की बात अभी यशवंत जी कह चुके हैं कि दो लोग भी हैं तो दो शिविर हैं, जान लीजिए। तो इसको सीमाओं की तरह पहचानने की भी ज़रूरत है और ये हमारी शक्ति भी है। ये अराजकता, ये केओस। एक बार राजनारायण जी की उपस्थिति में और बनारस पे सत्र हो तो ये मत पूछिएगा कि राजनारायण जी कौन थे। वही तूफानी आदमी जिसने 1977 में श्रीमती गांधी को चुनाव हरा दिया था। एक नारा उन्होंने दिया था काशिका में, भागे रे हवा खराब हो। और युवजन सभाइयों की एक मीटिंग चल रही थी। तो युवजन सभाइयों का एक चरित्र लक्षण है कि वो भाषा और श्लीलता और शराफत के दायरे के बाहर जाके ही खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं। मतलब इतने अनूठे लोग हैं। तो कुछ महिलाओं की उपस्थिति में युवजन एक दूसरे से असहमत हो गए और फिर एक दूसरे को मारने पीटने लगे और कुर्सियां वगैरह बाकायदा चलने लगी। तो राजनारायण जी कुछ बूढ़े हो चले थे। अब वो समझा रहे हैं कि भाई रोक दो, भद्र महिला बैठी हुई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कौन से लोग हैं आप जानते ही हैं। मतलब वो मोहन प्रकाश हैं, कोई चंचल हैं, कोई शत्रुघ्न प्रकाश हैं, ऐसे लोग हैं। तो इसी तरह की अराजकता में से हम सब लोग बन के आए हैं। नदी के साथ हम क्या करते हैं। भारतेंदु बाबू ने एक कविता लिखी है, एक क्या गंगा के स्तवन में तो एक पूरी एंथोलॉजी तैयार की जा सकती है। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। और उनका एक शौक था कि जब भी उनको कस के पेशाब लगती थी तो सीधे गंगा जी में विसर्जन किया करते थे। तो किसी उनके मित्र ने देखा उन्हें ऐसा करते हुए एक दफ़ा और उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, अच्छा बनारस की एक और ख़ास बात है, प्रत्युत्पन्न मतित्व जिसे कहते हैं, वाक्य विन्यास पटुता, कि तुरंत एक कोई न कोई जवाब होता है बनारस के पास। अपनी हर गलती का, हर अपराध का एक तात्कालिक जस्टिफिकेशन। तो भारतेंदु ने ये पूछने पर कि आप ये क्या कर रहे हैं, कहा कि तुम्हारे पितरों का श्राद्ध कर रहा हूँ, और श्राद्ध का मंत्र पढ़ने लगे। तो ये भी भारतेंदु थे। इसी अंतर्विरोध का नाम मेरे ख्याल से बनारस है। और इसी अंतर्विरोध में जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे बनारस में हिंदी जो है आदिकाल से रहती आई है। आपने बनारस के हवाले से कहा कि कई तरह की आवश्यक व्यवस्थाओं का शहर है, अराजकताओं का शहर है, गालियों का शहर है। और हिंदी ने कुछ ऐसी चाल चली कि ब्रज जो भाषा थी वो बोली हो गई, खरी जो बोली थी वो भाषा हो गई, यानी कि उसकी अपनी राजनीति चलती रहती है। अच्छी बात यह है कि तीर्थ वही होते हैं। हिंदी का तीर्थ मैं मानता हूँ काशी है, जहाँ पानी है। पानी का होना, जीवन का स्पंदन का होना, ये पर्याय है। जहाँ पानी नहीं, जीवन नहीं है। गंगा वहाँ से जाती है। और बनारस की गंगा के साथ एक शर्त है कि आप बनारस की गंगा का पानी लेकर के कहीं नहीं जा सकते।
वो किसी और हिस्से में नहीं जाती है। कहा यह था कि बनारस की गंगा में आत्माओं का प्रवाह चलता रहता है। जब आप जल निकाल करके लेकर चले जाते हैं तो उस प्रवाह में अवरोध पैदा होता है। बनारस का अपना शास्त्र है, अपना नियम है, उसके बीच में हिंदी पनपी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी पनपी है। लेकिन हिंदी ने काशी को ही क्यों अपनाया या काशी ने हिंदी को क्यों अपनाया? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है कि हिंदी ने काशी को ही क्यों चुन लिया। ऐसा क्या था काशी में? तो मुझे लगता है कि एक तो लोक संग्रह की जो वृत्ति है, और तनिक सुलझा के कहें, तनिक खतरा उठा के, तो उठाई गिरी की जो वृत्ति है काशी में, ठगी जो है, वो हिंदी को सूट कर गई। मतलब 19वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में वो बिल्कुल चरम पे थी, लोक संग्रह वृत्ति जो है। आप देखिए कि हिंदी रंगमंच का निर्माण और विकास बगैर लोक संग्रह के नहीं हो सकता था। आप शुरू करिए रामचरितमानस से, नाना पुराण निगमागम, नाना पुराण हैं, निगम हैं, आगम हैं, सबको इकट्ठा कर लिया है और सबका जो सार तत्व है, वाल्मीकि भी हैं वहाँ पे, अध्यात्म रामायण भी है वहाँ पे, सब कुछ को मिला करके भाखा में कहने का रियाज किया गोस्वामी जी ने। और महज रियाज नहीं किया, उसका एक थिएटर खड़ा किया बनारस में जिसका नाम है रामलीला। 80 और भदैनी वाली जो रामलीला है वो गोस्वामी जी द्वारा प्रवर्तित है। और महज थिएटर ही नहीं खड़ा किया, एक अखाड़ा भी बनाया। आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो समय है वो भारत में मुगल काल का भी वही युग है। तो बनारस जैसे शहर में खुलेआम सरेराह भगवान राम की कहानी का इनैक्टमेंट जो है अपने आप में रेडिकल कार्रवाई रहा होगा। उसको संभव बनाने के लिए कलाकार सड़क पे लात न खा जाए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अखाड़े की और पहलवानों की ज़रूरत थी। ये बात बाबा समझ गए थे। देखिए, इन गुणों से हिंदी ने काशी को चुना है कि आप कविता लिखने के साथ अखाड़ा चला सकते हैं कि नहीं, कविता लिखने के साथ रामलीला जैसा थिएटर खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। कवि का आत्मविश्वास है कि कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। कवि तो ये कह रहा है, उसकी आत्मस्वीकारोक्ति है। और ये सिर्फ विनय नहीं है, उसने अपने को ऐसे निर्मित ही किया है। वो कविता लिख नहीं रहा है, कविता कर रहा है। अपने ही शब्दों में कहें तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। कर्ता ने विश्व को लिखा नहीं है, विश्व को किया है। जैसा मीर कहते हैं, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मुझको शायर न कहो मीर कि साहिब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान लिखा नहीं किया। तो बनारस में साहित्य जो है वो करने की क्रिया है, उसको करना होता है। अब मैं है कह रहा हूं तो आप लोग चकित मत होइएगा, क्योंकि मैं एक ऐतिहासिक सातत्य में ये बात कह रहा हूं। मेरे लिए है 19वीं सदी भी, मेरे लिए है 20वीं सदी भी, और मेरे लिए तनिक संकोच के साथ है 21वीं सदी भी। मैं यही आने वाला था। ये संकोच है, ये मेरे सवाल के रूप में आपके सामने है, क्योंकि आपने बाबा तुलसी का उल्लेख किया है। रामानंद की पूरी परंपरा वहाँ चलती है, तो कबीर जी भी हैं, तुलसी भी हैं, भारतेंदु आते हैं, प्रेमचंद आते हैं। एक लंबी परंपरा चलती है। रामचंद्र शुक्ल जैसा बड़ा आलोचक, हिंदी का मेरुदंड मैं कहता हूँ, और हिंदी आलोचना को अगर वैश्विक रूप से किसी आदमी स्थापित किया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं से 2 धाराएं भी चलती हैं, तुलसी की परंपरा, कबीर की परंपरा। हिंदी साहित्य में सारी आलोचना इन 2 परंपराओं के साथ चलती है। लेकिन मैं हिंदी का मानस, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये वो शहर है जो रचना, यानी सृजन, मंचन
और संरक्षण, इन तीनों से लैस है, इसलिए हिंदी ने उसको चुना। काशी की जो हिंदी है, कौन कौन, अगर मैं काशी की हिंदी कहूँ तो यही वो चेहरे जो लगातार साहित्य में आपको उल्लेख में आते हैं, या फिर जो काशी की हिंदी है उसके माने कुछ और लोग भी? देखिए, काशी के व्यक्तित्वों के साथ कोई अन्याय नहीं हो गया है, दरअसल कोई कर भी नहीं सकता। काशी की सर्जनात्मकता का, देश भाषाओं में हिंदी में काशी की अभिव्यक्ति का जो आद्य बिंब है, वो एक और एक जुलाहा है जो कपड़ा बीनता हुआ कविता लिख रहा है, और दूसरी ओर एक गुसाई है जो शाम को व्यास की तरह कहानी सुना रहा है और ब्रह्म मुहूर्त के एकांत में अकेले बैठ के उसको लिपिबद्ध कर रहा है। एकदम नगर के दक्षिणी सिरे पे बैठा हुआ है और एक नगर के उत्तर में है। तो ये दो आद्य बिंब हैं बनारस की रचनात्मकता के, और क्रमशः आगे बढ़ते जाइए। ये बात गौर करने की है कि काशी में यथास्थिति के पक्ष में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। जो जहाँ है और जैसे रखा है, ये दोनों पानी की बोतलें ऐसे हैं तो इसको ऐसे मत करिए, ये है। इसका सामना कबीर ने अपने ढंग से किया और गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ढंग से किया। तुलसीदास को कबीर से कम तंग नहीं किया है जले भुने संस्कृतज्ञों ने। महज भाखा में कविता लिखने के कारण उनको अपने ढंग से सजा दी है। मतलब धोती का पोचिल्ला खोल के भाग जा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं, शिव जी के एतबार से उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो संस्कृत वालों का शहर है, क्या ये गंवारू भाषा में कविता लिख के ले आए। लेकिन तुलसीदास देखिए कि एक हैं, वो जो किंवदंती है बहुत प्रसिद्ध कि रामचरितमानस वेदों पुराणों आदि इत्यादि के साथ विश्वनाथ जी के हुजूर में रख दी गई थी और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया शयन आरती के बाद, और मंगला आरती के पहले जब खोला गया तो मानस सबसे ऊपर रखी हुई थी, और सिर्फ रखी ही नहीं थी, बाबा ने उस पर ऑटोग्राफ भी दे दिया था, हस्ताक्षर भी कर दिए थे शिव जी ने। तो ये कहानी ऐसे ही नहीं चली होगी, इसके पीछे एक योजना काम कर रही है। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल के एक से बढ़ के एक कवि। मैं रुकना चाहूँगा भारतेंदु जी के पिताजी बाबू गोपाल चंद्र जी के ऊपर। उन लोगों का नगर के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में जो दखल है, वो अपने आप में भी एक बिल्कुल अनूठी परिघटना है। मतलब कैसा अंतर्विरोध है उस परिवार का कि वो एक और बिल्कुल पारंपरिक है, साल भर राधे राधे कहने वाला, ठाकुर जी की पूजा अर्चना में उनके राग भोग में व्यस्त रहने वाला, और दूसरी ओर वो विधवा विवाह और अंग्रेजी शिक्षा और नए नए सभा समाजों की संस्थापना में भी रत है। एक और उस मंदिर का इतना दखल है चौखंबा वाले गोपाल जी का। अब बनारस के अंतर्विरोधों को आप यहाँ बैठ के एक हद से ज़्यादा समझ नहीं सकते। जब मैं आपसे ये कहूँगा कि गोपाल मंदिर में ही वो स्थान है, तो यशवंत जी समझ जाएंगे कि जहाँ बैठकर तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी है, कहाँ सगुणोपासना का राम भक्ति का स्वरूप और कहाँ कृष्ण जी का मंदिर। लेकिन ऐसा होता है, काशी में ही होता है। विनय पत्रिका लिखी जाती है गोपाल मंदिर में, और जो ठाकुर जी किसको कहा जाता है बनारस में, ये जो समय चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, ये राजा रामचंद्र का समय है। बनारस की रामलीलाओं का गोल्डन फेज छोड़ के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और आने वाले दिनों में वो चरम पर पहुँच जाएगा, विजयादशमी और उसके अगले दिन होने वाली नाटी इमली की सुप्रसिद्ध भरत मिलाप की लीला तक। तो जितने गुजराती, जितने मारवाड़ी, जितने अगरवाले, जितने कुशवाले हैं,
वो राम को ठाकुर जी कहते हैं। लीला शब्द ही कहां से आया है? लीला पुरुषोत्तम कौन है? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस अंतर विरोध को अपने हृदय में किसी फूल की तरह पल्लवित किए रखना, ताज़ा बनाए रखना, ये उस सभ्यता का कारनामा है जो नवजागरण के युग में भी संभव हुआ, उसके बाद भी घटित होता रहा अलग अलग तरीके से। यानी जो 7 बरस तक बनारस की म्यूनिसिपैलिटी का कमिश्नर है, वही आदमी भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर बाजी टकेसेर खाजा भी लिख रहा है। तो ये दुचित्तापन देखिए आप। चिरजीवो अमी की कटोरिया सी विक्टोरिया रानी, भारतेश्वरी कह रहा है विक्टोरिया को, और दूसरी ओर बिल्कुल उनकी राजभक्ति पर भी आप संदेह नहीं कर सकते और उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी नहीं कर सकते। शाहे वक्त की तारीफ करना, अपने समय के राजा की प्रशंसा में 2-4 शब्द कह देना, बनारस वाले के लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है। सर झुका के गधे को भी बाप मान लेगा। एक लंबी परंपरा से काशी चलती रही है। मैं काशी काशी पर आता हूँ इसलिए कि गुजरे हुए समय और बीच के समय और आज के समय में एक अंतर तो देखा जा सके, काशी कितनी बदली है। जो 80-90 का दशक है उसमें बनारस अपनी सभी विचित्रताओं, विषमताओं, विसंगतियों के साथ दिखता है। अल्हड़पन, अक्खड़पन सब है उसमें। वो धूमिल नामवर और उसके आसपास के रचनाकारों से होकर के वो पूरा समाज चलता है। एक मोहल्ला पूरा काशी को ध्वनित करता है। आज जब काशी में साहित्य की बात होती है, हिंदी की बात होती है, तो फिर अपने अतीत को देखता है। अतीत पर बार बार लौटने का मतलब ये है कि वर्तमान में कहीं कुछ कमी रह गई है। काशी ने हिंदी की जो सेवा की है उसका वर्तमान उस स्तर से और उसी तरह से क्या कर पा रहा है? देखिए, ये काशी की व्यथा नहीं है। हिंदी जो है, हिंदी का लोक वृत्त जो है, जिसे आप अपने भाषण में हिंदी का समाज और हिंदी का परिवेश कह के संबोधित कर रहे थे, हिंदी का लोक वृत्त मूर्धन्यता के अभाव का सामना कर रहा है। मूर्धन्य लोग हैं नहीं। आसमान जो है वो सूरज से, चंद्रमा से और नक्षत्रों से खाली है। एक पूरी पिछली पीढ़ी जो है वो हमसे क्रमशः विदा ले रही है, ले चुकी है, और नई पीढ़ी ने उसी पैराडाइम में, उसी चौखटे में अपना स्थान उस तरह से बनाया नहीं है अभी तक। तो एक अभाव का अनुभव हम कर रहे हैं। वो विनोद कुमार शुक्ल की बहुत मशहूर पंक्ति है कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी के बराबर खाली जगह छूटती जाती थी। तो न सिर्फ काशी में बल्कि पूरे हिंदी के लोकवृत्त में मानो कई हाथियों के निकल जाने से छूट गई खाली जगह बहुत बड़ा सच बन गई है। लेकिन आप याद रखिए, इतिहास की पलक एक बार गिरती है और उठती है कि 100-125 साल बीत जाते हैं। हम लोगों की हस्ती बहुत छोटी है। कोई पैदा होगा, हम लोग अभागों की तरह किसी नायक की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हमारे भीतर से ही एक नायक का आविर्भाव होगा। और चूंकि पैराडाइम शिफ्ट भी हो रहा है, साहित्य और संस्कृति की पूरी दुनिया प्रिंट से निकल के डिजिटल पर और वर्चुअल मीडियम में शिफ्ट कर रही है, तो लोग अपनी चाल ही नहीं बदल पा रहे हैं। कल तक संपादक के नाम चिट्ठी लिखने वाला फेसबुक पर स्टेटस ढंग से अपडेट नहीं कर पा रहा है। स्पेस बार भी 2 बार दब गया अगर फेसबुक के एक अहवाल में, तो हल्का सा ज़्यादा गैप दिखता है तो लगता है कि इसका ससुरे का चश्मे का नंबर गलत है, चश्मा इसको ठीक कराना चाहिए। तब फेसबुक पर जो कीचड़ युद्ध चल रहा है 30 लाख की रॉयल्टी को लेकर के, उसका समुचित प्रत्याख्यान ये कर पाएगा। पहले चश्मा तो सही पहने। तो आप एक तरह से चौखटा बदलने के समर में भी हैं और मूर्धन्यता के अभाव की शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है
कि अभाव जो है विभाव में बदलेगा, और काशी ही नहीं, हिंदी साहित्य को भी उसके नए नए सेलिब्रिटीज और असली ठोस सितारे मिलेंगे। और बनारस में भी पैदा होंगे सुखनवर। मैं आपने अपने कहे से ही एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है और मूल चिंता से वो सीधा सीधा जुड़ता हुआ सा मुझे लगता है। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर के 2000 के सत्र तक समय की जो मंथर गति थी, परिवर्तन जितना धीमा था, उसमें सवाल, चुनौतियाँ, पीड़ा, प्रतिशोध, प्रतिरोध, उत्सव, उल्लास, यह सब उस रफ्तार से नहीं बदल रहे थे जो 2000 के बाद जो नई सदी आई उसमें बदले। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हुआ, तकनीक आ गई और परिवार से लेकर के समूचा परिवेश और राष्ट्र यानी कि पूरी दुनिया भी उसी रफ्तार से बदली। गति बहुत तेज रही। एक डॉक्टर ने तकनीक के साथ अपने आप को जोड़ा। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको ऑपरेशन करना है तो टेक्नोलॉजी जानता है। एक सैनिक है या जनरल है तो लड़ाई के जितने साजो सामान हैं उसमें तकनीक कैसे आ रही है, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, नए हथियार का इस्तेमाल कैसे होगा, वो समझ रहा है। टीचर जो है डिजिटली वो कैसे अब पढ़ा सकता है, डिजिटल मीडियम में कैसे अपने आप को रख सकता है, वो पूरा तंत्र संभाल सकता है, समझ सकता है, उसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया। साहित्य का जो पूरा दायरा है वो अभी भी उसी स्थिति में है। वो अपने आप को बदलाव का मतलब जो आप कह रहे हैं, चिंतन के स्तर पर, लेखन के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, शैली के स्तर पर, प्रश्न के स्तर पर, वो उस तरीके से अपने आप में बदलाव नहीं कर पा रहा है। क्या ये चिंता है? अव्वल तो मैं आपसे असहमत हूँ। हाँ, होना चाहिए, ये मंच इसीलिए है भी, असहमतियों के लिए ही है ये जो घटनाओं का बेसंभाल प्रवाह है, ये कोई आज की सच्चाई नहीं है। आज भी ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही हैं और प्रवृत्तियां बदल रही हैं। ये अपने आप में ठीक है, लेकिन आप ज़रा सा सर 15 अगस्त 1946 से 15 अगस्त 1947 तक की कल्पना करके देखिए। पूरे भारत के प्रायः सभी शहरों से रोज जो है जनसंहार की खबरें आ रही हैं। पेशावर, लाहौर, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, सब में आग लगी हुई है। डायरेक्ट एक्शन की घोषणा के बाद से सारे शहरों में आग लगी है। लोग जो है गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। मृत्यु जो है एकदम साधारण परिघटना बन गई है और बेघरी, विस्थापन, इतनी घटनाएं घट रही हैं। और 48 को भी अगर जोड़ लें, यानी 1947 से 15 अगस्त 1948 तक, तो 48 की जो बाढ़ है, आपके पास खाने को अनाज नहीं है, गेहूं इंपोर्ट हो रहा है। 48 में पूरा उत्तर भारत जो है अकेले गंगा जी ने डुबो के रखा हुआ है। हम लोगों को 78 की बाढ़ के डेटा मालूम है तो हम वहां तक जिक्र करके रुक जाते हैं। 48 की बाढ़ 78 से भी भयंकर थी। पूरा गोदौलिया डूबा हुआ था, पूरा चौक तक पानी पहुंच गया था। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थी, राजनीति में भी और समाज में भी, और टेक्नोलॉजी का हस्तक्षेप नहीं था। हमारे समय में जो युगांतर घटित हुआ है, जो समयांतर आया है, वो टेक्नोलॉजी ने किया है, खास तौर पर सोशल मीडिया ने किया है। तो मैं साहित्य की बात करूं सर, तो जो प्रिंट में संपादक नाम की संस्था की तानाशाही थी, प्रिंट में पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया के निर्णायक मंडलों के अध्यक्षों की जो तानाशाही थी, विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति के तंत्र में एक्सपर्ट की जो तानाशाही थी, वो टूटी है, वो दरक गई है। पुराना इकोसिस्टम जो है वो काम नहीं आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो लोग बलबला के नए इकोसिस्टम की ओर भागे हैं। पता नहीं है कि जाना किधर है, लेकिन भागे तो हैं। और एक शरण स्थली बनती है सोशल मीडिया। फेसबुक जो हमारे एक मोहल्ले का नाम है,
हिंदी साहित्य वाले और कहीं मिले ना मिले, फेसबुक नाम के मोहल्ले पर वो हैंड पाइप पर सब लोग बाल्टी लेके पानी वहीं भर रहे हैं और उसमें रोज जो है युद्ध हो रहा है। तो किसी पुराने मोहल्ले का सा दृश्यालेख है फेसबुक पर। तमाम बच्चे घर के, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो ये ताकीद करती है कि ये बड़ी स्तरहीन और गरिमाहीन जगह है पापा, और यहाँ जो तुम कर रहे हो तो मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। मैं हिंदी वाला हूँ ना, तो कलह और प्रपंच जो है उससे मुझे जरूरी द्रव्य मिलता है, खाना हजम नहीं होता। बिना सुने कि आज फलां वीरेंद्र यादव ने क्या कह दिया, उसके प्रत्युत्तर में प्रभात रंजन क्या कह रहे हैं, इसमें बहुत सुख है। निंदा में अपना सुख है। अनात्म हो जाने में, व्यक्तित्वहीन हो जाने में, कुछ देर के लिए ब्लैंक पड़ जाने में, और मन ही मन, सर ये हिंदी की ड्राइविंग फोर्स है। जो कुड़ है, डाह जिसको कहा गया है, डाह न हो तो हम लोगों का मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाए। तो डाह जो है बहुत बुनियादी मतलब तत्व है हमारी जिजीविषा का। तो उसको जीते हुए हमने एक पैराडाइम शिफ्ट संभव करके दिखाया है। मैं इसको ऐसे कहूँगा सर, मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ। जैसे बनारस में एक आदत है भांग छानने की। तो भांग छानते हैं, तो पहले भांग छाना जाता था, यानी भांग को एक चौखटा होता था, लकड़ी का फ्रेम, उस पर मोटे सूत का कपड़ा बांध के भांग को उस पर घिसा जाता था अंततः, और उसमें से जो उसका सार तत्व रिस के नीचे फालसे के शरबत में, कसेरू के शरबत में, मैंगो शेक में, ठंडई में रिस जाता था और उसको उसके साथ ग्रहण किया जाता था। तो ये था भांग का स्वर्ण युग। तब छानते थे भांग भारतेंदु के पिताजी, भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु के भतीजे, उनके भाई, उनके कुल गोत्र के लोग। रामचंद्र शुक्ल को इतनी सुविधा नहीं थी, तो पता चला चाय की दुकान में जो सरकारी ठेका है उसी में कोने में छान लिए, गटक लिए और पानी से पी लिए बेचारे। रमई पट्टी मिर्ज़ापुर से गए थे, कोई बड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसर नहीं थे, नौकरी थी हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक की। तो देखिए पैराडाइम शिफ्ट हुआ। भांग छानना एक सामूहिक आमोद प्रमोद के अवसर से एक निजी एकांतिक अकेली क्रिया में घट गया कि भांग छानना एक नशेबाजी में पर्यवसित हुआ। लेकिन ये हुआ, हम समूह से व्यक्ति की ओर आए, तो इस तरह की सामूहिकता से हम धीरे धीरे दूर हुए हैं। उसको हम कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। हम अपना समूह पाल लेना चाहते लोग हैं, उसका दिलासा हमको पता नहीं सही या गलत सोशल मीडिया पे मिलता है। और सोशल मीडिया निर्विकल्प है, सोशल मीडिया सत्य है और जगत मिथ्या है, वो ब्रह्म हो गया है बिल्कुल। तो आप उसका करेंगे क्या? अगर सोशल मीडिया नहीं है, मैंने एक लेख लिखा है 35 पन्ने का, मान लीजिए, मैं कहाँ छपाऊं? मुझे फट से सर 5 प्रिंट की पत्रिकाओं के नाम आप बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। 1973 में धर्मयुग के संपादक थे धर्मवीर भारती, और उसका सर्कुलेशन था 16 लाख, और एक धर्मयुग के बारे में माना जाता था कि उसको 44 लोग पढ़ते हैं। 16 लाख में 44 का गुणा कर लीजिए। है टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के पास वो ताब कि दोबारा धर्मयुग निकाल दे? है कोई दिनमान निकालने वाला? है कोई सारिका निकालने वाला? है कोई महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती निकालने वाला? हंस ही हमसे नहीं निकल पा रही है। आलोचना निकालने में हमारी सांस फूल रही है। एक नागरी प्रचारणी पत्रिका मैं दबा के बैठा हूं साल भर से, उसके प्रिंट में कॉस्ट आएगी 800 पन्ने का अंक है, 4 लाख रुपए। मैं सर से कहूंगा कि कुछ ये मंच जो है ना, मैंने ऐसे ही प्रश्नों को मंच देने के लिए रखा है। तो प्रिंट में जो गहमा गहमी कम हुई है वही शिफ्ट हुई है डिजिटल संसार में, और एक पैराडाइम शिफ्ट है। इस पैराडाइम शिफ्ट के जो रिपरकशंस हैं वो उनकी
उनका समुचित मूल्यांकन देखिए, बिल्कुल तत्काल में रह के तत्काल का मूल्यांकन नहीं होता, कई दफा थोड़ा सा वक्त को गुजर जाने देना होता है। जब आप इतिहास बना रहे होते हैं, ऐन उसी समय इतिहास लिख नहीं रहे होते। इतिहास लिखा कुछ समय के बाद जाता है। इतिहास लेखन व्याख्या का विषय है। ऐसा कभी कभी होता है जब इतिहास लिखकर भी इतिहास बनाया जा रहा होता है, जैसा 1929 से 1940 के बीच आचार्य शुक्ल ने किया उसी काशी में, जो ज़ेरे बहस है। समय भले कम है, लेकिन ये मंच ऐसे ही है कि हिंदी का जो पूरा परिवेश है, उसका समाज है, एक बहुत बड़ा परिवार है। साहित्य चूँकि उसको लेकर के चलता है, उसकी गंगा वही है। उसके सभी प्रश्न आए और उनको कहीं सुलझाने या समाधान पाने के लिए कोई जगह, कोई गुंजाइश निकाली जा सके। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है, चूँकि समय उतना हम लोगों को इजाज़त नहीं देता है। कोई भी भाषा और उस भाषा से जुड़ा हुआ समाज अपनी गति के लिए और दिशा के लिए, दोनों के लिए, संस्थाओं संगठनों के बगैर चले तो वो अनगढ़ सा होता है। आप एक संस्था के कर्ता धर्ता हैं, नागरिक प्रचारणी जैसी बहुत बड़ी संस्था। काशी के कुछ विद्वत लोगों ने उसको शुरू किया कि हिंदी को सहेजा जाए, समेटा जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन भी रहा। हिंदी से जुड़ी हुई संस्थाओं और संगठनों का इतना बुरा हाल क्यों है, या फिर उसमें जितनी शक्ति या श्रम लगता है उसके अनुसार या उसके अनुपात में उसका परिणाम क्यों नहीं मिल पाता है? इसका बहुत सीधा सा जवाब है। अव्वल तो सारी संस्थाओं का हाल बुरा नहीं है। जैसे हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो अंततः उसके बुरे हाल के विरुद्ध ही है। तो रघुवीर साहे ने एक बार कहा था कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि सभी बेईमान हैं, वैसे ही उन सभी बेईमानों में जो एक ईमानदार है उसकी उपेक्षा हो जाती है। तो सरलीकरण है इसमें जरा सा, लेकिन ये फिर भी मान्य है। ये इतना बुरा हाल हुआ इसलिए है कि संस्थाओं की ऐतिहासिक प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। और ये कितना भी कटु लगे, इसे जान लीजिए कि नागरी प्रचार के और हिंदी भाषा में ज्ञानोत्पादन की दिशा में काम करने के लिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। और स्थापना कुछ बच्चों ने की थी सर। क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं और 9वीं दर्जा में पढ़ने वाले बच्चों ने नागरी प्रचारणी सभा 1893 में स्थापित की। कोई उन बच्चों में से कोई भारतेंदु की किंवदंतियां सुन सुन के आया था अपने हिंदी अध्यापक से। कोई मध्य निवारिणी सभा के महंत केशव राम थे, उनके पीछे झंडा लेके चलता था बड़ा सा शराब छोड़ो का, और बिरहा गाता था। वहाँ से जागरूकता की घुट्टी पी के आया था। कोई आर्य समाज की सभा संगोष्ठियों में शामिल होता था। कोई नई नई बनी हुई कांग्रेस से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था। तो इन सब बच्चों ने मिलके नागरी प्रचारणी सभा बनाई। आप सभा का उद्देश्य याद कीजिए, नागरी लिपि का प्रचार और हिंदी में साहित्य नहीं, ज्ञान संपदा का उत्पादन। ये काम करने के बाद उस संस्था की ऐतिहासिक प्रासंगिकता मानो निष्पन्न हो गई, उसका काम पूरा हो गया। और जब इंसान हो या संस्था हो, जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसको मंच से हटना ही होता है। जैसे मेरे सत्र का समय पूरा हो गया है, मैं हट जाऊंगा। तो सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाएं अंततः मंच से हट गईं। उनका अब हम लोग सोचते हैं, एक प्रवृत्ति हमारे में बहुत खराब है, जो हमारे लोकतांत्रिक स्वभाव का अंश है, कि हम किसी भी घटना के लिए दोषी व्यक्ति ढूंढ के दिखाई देंगे कि हो न हो इसी ने किया है ये। कई बार ऐसा नहीं भी होता। इतिहास ने आपका वर्ण किया, इतिहास ने आपको वीआरएस दिलवा दिया कि जाओ खत्म। आप कब तक शब्द सागर बनाएंगे? कब तक अपनी भाषा का व्याकरण बनाएंगे? कब तक उसके साहित्य का इतिहास लिखेंगे? दुनिया बहुत आगे चली गई है, आलोचना बहुत आगे चली गई है। स्लोवाक ज़िज़ेक को सुनिए आप कि ट्रंप के बारे में वो क्या बता रहा है हमको। उसके मतलब जो साहित्य इतिहास लेखन है, वो आलोचना की वरीयताओं में भी क्रोनोलॉजी बनाना बहुत नीचे की वरीयता बन गया है।
कवियों का परिचयात्मक वृत्त छोटा छोटा लिखना, ये जाति के हलवाई थे, बाद में आगरा चले गए, इनका शेष जीवन भगवत भजन में बीता, इस तरह की पंक्तियों से हमारा पेट नहीं भरता। हमारा पेट भरने के लिए एक ज़्यादा जटिल, ज़्यादा समग्रता को प्रतिबिंबित करने वाला, ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा दिलकश वाक्य चाहिए, जो हम ही में से कोई लिखेगा, कहेगा, और हम ही में से कोई उस पर आप सबको राज़ी भी करेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मतलब हिंदी आज का जो है, आप कह रहे हैं कि नवनिर्माण और नवाचार दोनों की अपेक्षा करती है। काशी तो प्रकाशमान उज्ज्वल, काशी ने ना सिर्फ हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का पोषक रही है, बल्कि हिंदी साहित्य को भी उसी ने जना है। और काशी से हमेशा हिंदी साहित्य को, हिंदी समाज को उम्मीद रहती है, वो बंधी ही रहेगी। वो खूंटा है हिंदी समाज का। आप वहाँ से आए, आपने अपनी बात खुल करके रखी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम सर, एक वो फैज़ का शेर याद आ गया, मैं वो सुना के तब, यशवंत जी ने कहा कि काशी से उम्मीद बनी ही रहेगी, आस उस दर से टूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया।